नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 30 अप्रैल 2026। 2026 का अप्रैल महीना अंत हो गया है। अब आपके पास है मई माह, जून माह और जुलाई में 26 को आपका एग्ज़ामिनेशन है। तो बताना तो नहीं चाहिए, बार बार पढ़िएगा अच्छे से, रिवीजन अच्छे से कीजिएगा, प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा और सबसे बड़ी चीज़ है रिवीजन, वो अच्छे से करना है। अब YouTube पर एक बार आएगी, क्या आएगी कि एग्ज़ाम जुलाई में होगा कि नहीं, इस तरीके के ढेरों वीडियोस बनेंगे, लेकिन वो कंटेंट होते हैं केवल, उसे कंज्यूम मत कीजिए, अपने पढ़ाई पर ध्यान रखिए। जब तक आयोग बोल रहा है कि 26 जुलाई, तब तक 26 जुलाई को ही एग्ज़ाम होगा, ये चीज़ बांध करके रखना है। क्या सब पढ़ेंगे आज हम लोग? सबसे पहले देखेंगे कि रुपए में व्यापार के कारण से भारत ने कितने सारे पैसे बचा लिए। लगभग में 14,000 करोड़ फॉरेक्स, फॉरेन करेंसी, फॉरेन जो हमारे पास में विदेशी मुद्रा भंडार है, वो हमने बचत कर लिया है। कैसे व्यापार करते हैं भारतीय मुद्रा में, विदेश व्यापार कैसे करता है भारत, किस अकाउंट का उपयोग किया जाता है, इसको ज़रा डिटेल में हम लोग समझेंगे। इसके साथ में और भी न्यूज़ होंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत सारे न्यूज़ होंगे। वीडियोज़ थोड़े से अब लंबे आने शुरू होंगे क्योंकि आपका प्रीलिम आ गया है, तो इसलिए छोटे छोटे पीटी फैक्ट भी मुझे कवर करना पड़ेगा। ठीक है, शुरू करते आज का वीडियो। उससे पहले बता देता हूँ कि 5 मई तक के लिए ये ऑफ़र है। जिन्हें भी जुड़ना हो, डेली प्रैक्टिस होता है, वो जुड़ सकते हैं जीएस के प्रैक्टिस के लिए। इसमें जब हम लोग मिक्स सेट पर आएंगे तो हम लोग करंट के एमसीक्यू का भी प्रैक्टिस करते हैं। तो जुड़िएगा जिन्हें जुड़ना हो, काफ़ी दिनों से चल रहा है, लेकिन पहले के भी सेट अवेलेबल हो जाएंगे। शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक क्या है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे इन टॉपिक को, क्योंकि यहाँ से सवाल बीपीएससी अब पूछे जाते हैं, पहले नहीं पूछा जाता था। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध, सारी समस्याओं का कारण क्या है? तो वेस्ट एशिया में चल रहे युद्ध। कल भी हमने देखा था, एक प्रमुख समस्या है रुपए के मूल्य को और बढ़ा दिया है। यानी कि पहले अगर हमें $1 के लिए, डॉलर का साइन इस तरफ नहीं लगाते हैं, इस तरफ लगाते हैं, $1 के लिए अप्रॉक्स 90 रुपये देना पड़ता था, तो अब कितना देना पड़ता है? 94 रुपये। और ये तो केवल एक आंकड़ा है। एक 4 रुपये बढ़ने से देश पर जो खरबों रुपए का ऋण होता है, हर देश पर होता है, हमारे ऊपर भी है, उसको भी तो डॉलर में ही चुकाना है, उसमें अरबों डॉलर बढ़ जाते हैं। जो हम तेल खरीदते हैं उनका बिल अरबों डॉलर बढ़ जाता है, जो हम व्यापार करते हैं उनमें अरबों डॉलर का नुकसान हो जाता है। 1 रुपये ऊपर नीचे जाने से इस प्रकार की चीज़ें होती है। तब ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार ने एक काट निकाला, नहीं तो हमारा भारी नुकसान हो जाता। विदेशी निवेशकों द्वारा अरबों डॉलर की बिकवाली के कारण रुपए पर अत्यधिक दबाव रहा। इसके कारण मार्च में रुपया 4.5% के करीब में फॉल हो गया और 95 को क्रॉस कर गया था। हालांकि 2022 के मध्य में रुपए के व्यापार शुरू करने के आधिकारिक निर्णय ने अब परिणाम देना शुरू कर दिया है। आंकड़ा क्या है और किस प्रकार से व्यापार किया जाता है, दीर्घकालिक इसका प्रभाव क्या है, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। प्रभाव से सवाल पीटी में भी पूछा जा सकता है, मेंस में भी पूछा जा सकता है। कैसे व्यापार होता है, किस अकाउंट का यूज किया जाता है, किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, अब वहाँ से भी आपसे पूछे जा सकते हैं। भारतीय व्यापारी ने इस साल में करीब 14,000 करोड़ रुपये से अधिक के आयात का निपटान रुपए में किया है। मतलब पहले हम डॉलर में देते थे, अब हम किस में दे रहे हैं? अपना भारतीय रुपया में दे रहे हैं। यह आंकड़ा जनवरी में लगभग 11,000 करोड़ रुपया था और पिछले तिमाही में 3,000 करोड़ से ज़्यादा का बढ़ गया और अब यह 14,000 करोड़ के करीब में पहुंच गया है। वित्तीय वर्ष 25-26 के पहले 11 महीनों में 1.39 लाख करोड़ रुपए, लगभग $15 बिलियन के आयात का निपटान रुपए में किया गया है। यह हमारे लिए एक सकारात्मक न्यूज़ है। इसके लाभ क्या हैं? तो विनिमय दर में स्थिरता आएगी। विनिमय दर में स्थिरता आएगी, डॉलर पर हमारी जो निर्भरता है और डॉलर के कारण जो हमें ज़्यादा चुकाना पड़ता है वो इसमें नहीं होगा।
चालू खाता घाटा, करेंट अकाउंट डेफिसिट जो होता है उसमें कमी आएगी और हमारे देश की विदेशी मुद्रा भंडार सुरक्षित रहेगा। आप मुझे एक बार गूगल करके बताइएगा कि फ़िलहाल में हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, आप मुझे बताएंगे। पिछली बार यह पूछा गया था, कोशिश कीजिएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़े बताएं आप मुझे, ठीक है। अब तक 30 देशों के बैंकों को भारतीय बैंक में खाता खोलने की अनुमति दी जा चुकी है। यही वो गेम चेंजर वाला प्लान है। हालांकि इन खातों के खुलने का मतलब यह नहीं है कि व्यापार का निपटान रुपए में ही किया गया है, और भी किसी करेंसी में किया जा सकता है। जैसे रूस की करेंसी में भी भारत कर सकता है, श्रीलंका की करेंसी में कर सकता है, किसी भी देश के करेंसी का हम उपयोग कर सकते हैं डॉलर को छोड़ करके, बशर्ते कि जिससे खरीद रहे हैं या जिसे बेच रहे हैं वो भी उस मूल्य को स्वीकार करे, उस करेंसी को स्वीकार करे, ठीक है। करेंसी होता क्या है? तो करेंसी एक ट्रस्ट है, उससे बढ़ करके करेंसी कुछ भी नहीं होता है। करेंसी पर आपके पास में जो नोट होगा उस पर लिखा होगा आरबीआई से, आरबीआई का नाम रहता है यहाँ पर, मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। वचन का मतलब जुबान देता हूँ। यह जुबान जो है यही ट्रस्ट है जिसके बदौलत यह जो कागज़ का एक नोट है जिसकी वास्तविक कीमत 1 रुपये है, इसको आप 100 रुपये के बदले स्वीकार कर रहे हैं। इसी को कहा जाता है ट्रस्ट। पूरी दुनिया की बैंकिंग सिस्टम इसी ट्रस्ट पर काम करती है। रुपए में व्यापार की प्रक्रिया क्या होती है, ये तो मैंने आपको करेंसी समझाया कि होता क्या है। अब जरा ध्यान रखिए कुछ शब्दावली को। मुख्य तंत्र स्पेशल रुपया वोस्ट्रो अकाउंट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? वोस्ट्रो अकाउंट कहा जाता है, वोस्ट्रो अकाउंट कहा जाता है। विदेशी व्यापार को रुपए में निपटाने के लिए आरबीआई ने जुलाई 2022 में स्पेशल रुपया वोस्ट्रो अकाउंट, स्पेशल रुपीज वोस्ट्रो अकाउंट, SRVA, सुनने में अगर शॉर्ट फॉर्म दे दिया जाए तो बहुत कठिन हो जाएगा, और वैसे स्पेशल रुपए वोस्ट्रो अकाउंट एक ऐसा अकाउंट जो रुपए में निपटान के लिए आरबीआई ने 2022 में शुरू किया था। वोस्ट्रो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आपका, योर्स, यानी आपका खाता जो आपके पास में है, यही इसका अर्थ होता है। अब यह काम कैसे करता है ये आपके समझ में आना चाहिए, रटना नहीं है, समझ में आना चाहिए, समझ में आने वाली चीज़ है। रूस का कोई बैंक कैसे काम करते हैं? मान लीजिए भारत और रूस आपस में रुपए में व्यापार करना चाहते हैं, जो कर भी रहे हैं। भारत रूस से तेल खरीदता है भारतीय रुपए में और वो हमें देता भी है, ठीक है। रूस का कोई बैंक जैसे सबर बैंक भारत के किसी अधिकारी के बैंक जैसे एसबीआई में एक स्पेशल रुपए वोस्ट्रो अकाउंट खोलेगा। जिस प्रकार से आप एसबीआई में अकाउंट खुलवाते हैं उसी प्रकार से यह वोस्ट्रो अकाउंट रूस का एक बैंक है जो भारत में खोलेगा। जब कोई भारतीय व्यापारी रूस से कच्चा तेल खरीदेगा, आयात करेगा, तो वह डॉलर में भुगतान करने के बजाय सीधे इस एसबीआई वाले वोस्ट्रो खाते में रुपए जमा कर देगा कि हम एसबीआई का जो हमारा वोस्ट्रो खाता है इसमें हम 10 लाख रुपए डाल रहे हैं और उसके बदले हमें 10 लाख रुपए का तेल चाहिए। इससे क्या होगा? जब भी कोई भारतीय व्यापारी रूस से कच्चा तेल खरीदना चाहेगा तो वो क्या करेगा? रूस के उस बैंक के उस वोस्ट्रो अकाउंट जो भारत में एसबीआई में है उसमें 10 लाख रुपए डाल देगा और उस 10 लाख के बदले उसको रूस में उसके पोर्ट पर तेल दे दिया जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया? अब हम देखिए बीच में चरण में कहीं पर भी डॉलर का कोई नामो निशान है ही नहीं। डॉलर तब चाहिए होता है जब देश के बाहर कोई करेंसी जाए। देश के बाहर कोई करेंसी गया ही नहीं, हमारे देश में ही एक वोस्ट्रो अकाउंट है जिसमें हमने पैसे डाले हैं। तो देश के अंदर पैसे डालने के लिए किसी डॉलर की आवश्यकता तो है नहीं। तो इसके कारण से देश के बाहर जब पैसा गया ही नहीं तो डॉलर पर हमारी निर्भरता ख़त्म हो गई, यहाँ पर कम हो गई। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे काम करता है वोस्ट्रो अकाउंट। ध्यान रखिएगा इनको, टर्मिनोलॉजी को। इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी इन दोनों में टर्मिनोलॉजी ही सब कुछ होता है, बाकी सब्जेक्ट में तो कुछ है ही नहीं। निर्यात का भुगतान। अब जब कोई भारतीय व्यापारी रूस को दवाई बेचेगा, यानी कि रूस अब खरीद रहा है,
तो उसे डॉलर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। रूस का बैंक SBI को निर्देश देगा और उसी वोस्टर खाते में जमा रुपए से भारतीय निर्यातक को भुगतान कर दिया जाएगा। मान लीजिए रूस के किसी व्यापारी को भारत से दवाई खरीदना है, तो रूस का ये व्यापारी क्या कहेगा, उस SBI के वोस्टरो को कहेगा, वोस्टरो अकाउंट के लिए बोलेगा कि आपको इसमें से मैं पैसे भेज दे रहा हूँ और आप मुझे दवाई भेज दीजिए। तो ये क्या हो गया, देश की सीमा के भीतर ही सारे लेन देन हो गए, इसलिए डॉलर पर हमारी निर्भरता कम हो गई। रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो रहा है, इससे सबसे पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट क्या होगा, इससे डी डॉलराइजेशन और प्रतिबंधों से बचाव, जैसे अमेरिका का जो स्विफ्ट प्रणाली है जिससे रूस को बाहर कर दिया, या फिर अमेरिका बार बार धमकी देता है कि हम डॉलर का प्रभुत्व स्थापित करके ही रहेंगे। इस प्रकार के धमकियों का फिर हम सुनना बंद कर देंगे। विनिमय दर में स्थिरता आएगी, डॉलर ऊपर चढ़े नीचे गिरे हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेन देन की लागत में कमी आएगी, कन्वर्जन फीस इत्यादि देना पड़ता है। विदेशी मुद्रा भंडार हमारे सुरक्षित रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, फिर से दोनों लोग हंस रहे हैं, मोदी जी योगी जी। तो PM ओपन गंगा एक्सप्रेसवे, कॉल इट एट वरदान। ठीक है भाई, उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश भी कह सकते हैं। इतने एक्सप्रेसवे यहाँ पर बने हैं, सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि देश में एक्सप्रेसवे सबसे ज़्यादा किन राज्यों में है, सबसे छोटा एक्सप्रेसवे कौन है, हर चीज़ को। लेकिन इसका नाम क्या है, तो गंगा एक्सप्रेसवे इसका नाम है। 594 किलोमीटर लंबी है। हरदोई जिला उत्तर प्रदेश में PM मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया है, ये भी याद रखना है। हरदोई जिला उत्तर प्रदेश, 594 किलोमीटर लंबा और गंगा एक्सप्रेसवे। एक काम और कीजिएगा अपनी तरफ से, उत्तर प्रदेश के जितने बड़े या देश के जितने बड़े एक्सप्रेसवे हैं उनको घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में लगा करके रख लीजिएगा। BPSC आजकल इस दिशा में सोचना शुरू कर चुकी है, तो वो इस तरह के सवाल भी पूछ लेती है। सबसे लंबा, सबसे छोटा, घटते क्रम लगाइए, बढ़ते क्रम में लगाइए। पश्चिमी यूपी का मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर से शुरू होकर के यूपी के प्रयागराज तक, यानी कि उत्तर प्रदेश अगर ऐसा है ना, इस प्रकार का है उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर है मेरठ, यहाँ पर है मेरठ, वहाँ से पूरा उत्तर प्रदेश लांग करके यहाँ पर प्रयागराज है, वहाँ तक इस एक्सप्रेसवे को लाया गया है। वाकई यह गेम चेंजर होगा, उत्तर प्रदेश के 12 जिलों को जोड़ता है और इसकी आधारशिला 2021 में रखी गई थी। 5 साल से भी कम समय में पूरा कर लिया गया। ये सबसे बड़ी चीज़ है इसकी कि समयबद्ध तरीके से प्रोजेक्ट को पूरा किया जा रहा है। भविष्य में इसे हरिद्वार तक बढ़ाया जाएगा। मेरठ है, मेरठ से हरिद्वार करीब में 180 किलोमीटर, 180 नहीं 150 किलोमीटर के करीब में पड़ेगा, वहाँ तक इसको बढ़ाया जाएगा। और फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे जैसे फीडर मार्गों के माध्यम से भी इसको जोड़ा जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा, छोटे छोटे चीज़ें हैं। अब जो सरकार का नेक्स्ट प्लान है कि जब हमने लॉजिस्टिक के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए व्यवस्था बना दी, तब इसके इर्द गिर्द फैक्ट्रियों को, कंपनियों को, इंडस्ट्री को, मैन्युफैक्चरिंग सेंटरों को विकसित किया जाए। इस मार्ग में कपड़ा, फार्मास्यूटिकल, दवाई क्षेत्रों को औद्योगिक क्लस्टर बनाए जाएंगे। विशेष रूप से हरदोई, शाहजहांपुर और उन्नाव जिले के विकास को गति मिलेगी। ये सब ऐसे ज़िले हैं जो तुलनात्मक रूप से उत्तर प्रदेश में पिछड़े जिलों के रूप में आते हैं। यह एक्सप्रेसवे राज्य के $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद करेगा। PM ने यह भी बताया कि भारत बनने वाले आधे मोबाइल फ़ोन अब उत्तर प्रदेश से बन रहे हैं, नोएडा इत्यादि जगहों पर बन रहे हैं। लेकिन उनको सैलरी कितनी मिल रही थी, 12,000, और इन्होंने प्रदर्शन किया तो उठा करके जेल में डाल दिया, गायब कर दिया कई सारे लोगों को जिनका पता अभी तक नहीं चल पा रहा है। तो मोबाइल फ़ोन बन रहे हैं, लेकिन आपके लोगों का शोषण का जरिया अगर प्रोडक्शन बन रहा है तो प्रोडक्शन फिर किसी काम का नहीं। अमेरिका में इसलिए मोबाइल फ़ोन नहीं बनते हैं क्योंकि लोगों के वहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होता है वो काफ़ी बेहतर होता है। उनको आप कम सैलरी दे करके 14 घंटा नहीं खटा सकते हैं। लेकिन भारत में इस तरह की परिस्थिति है, इकोसिस्टम बना हुआ है जहाँ पर 10,000 12,000 दे करके 12-12 घंटे, 14-14 घंटे काम करवाए जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में तो हब कोई चीज़ बन ही सकता है, लेकिन मानवीय मूल्यों को हमें भूलना नहीं चाहिए। हमें केवल GDP ग्रोथ नहीं बल्कि HDI पर भी ध्यान देना चाहिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर भी ध्यान देना चाहिए, जिसमें शोषण एक प्रमुख कारक के रूप में जाना जाता है। इस एक्सप्रेसवे से राज्य के विभिन्न जिलों का स्थानीय उद्योग उत्पादों को दुनिया तक पहुंचाने में मदद मिलेगा। मेरठ के खेल उद्योग, संभल का हस्तशिल्प, बुंदेलशहर का सिरेमिक, बुलंदशहर का हरदोई का हथकरघा, उन्नाव का लेदर, प्रतापगढ़ का आंवला प्रतापगढ़ का बहुत फेमस है, काफ़ी ज़्यादा उत्पादन होता है, इससे सभी को लाभ मिलेगा। इसको ज़रूर याद रख।
अब ज़रा देश के एक्सप्रेसवे नेटवर्क को देखिए उत्तर प्रदेश में बहुत सारे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे देखिए कहाँ है, मेरठ यहाँ दिल्ली के समीप, और ये है प्रयागराज के समीप में, प्रयागराज तक लाया गया, इसको और आगे बढ़ा करके बलिया तक ले जाया जाएगा। तभी तो यहाँ तक बन गया है। ये अलग अलग एक्सप्रेसवे हैं बंधुओं, जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। बहुत सारे एक्सप्रेसवे यहाँ पर बने हैं। भारत में सबसे अधिक एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में है। तेज़ी से बन रहे इस विशाल नेटवर्क के कारण अब यूपी को भारत का एक्सप्रेसवे स्टेट कहा जाता है, जहाँ पर 13 लगभग में निर्माणाधीन और चालू के करीब में एक्सप्रेसवे हैं, जिसमें से अधिकांश चालू हैं, कुछ निर्माणाधीन भी हैं, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो चालू हैं उनमें गंगा एक्सप्रेसवे है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, सबसे पहला एक्सप्रेसवे यही था, ग्रेटर नोएडा से आगरा को कनेक्ट करता है ये। उसके अलावा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है, 91 किलोमीटर का लंबा है। देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे जो है वो दिल्ली से मुंबई का है, 1386 किलोमीटर का है। बहुत ही शानदार है ये, बहुत ही शानदार है। मैंने इस पर यात्रा की है। 6 राज्य हैं, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर के यह गुजरता है, ये भी ध्यान में रखना चाहिए आपको। यह 8 लेन का एक्सप्रेसवे है, भविष्य में 12 लेन तक बढ़ेगा और दिल्ली मुंबई की यात्रा को 24 घंटे से घटा करके 12 घंटे कर देता है। ये इतना शानदार एक्सप्रेसवे है। भारत का सबसे छोटा एक्सप्रेसवे DND फ्लाईवे है, जो दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे जिसको कहा जाता है। यह मात्र 9.2 किलोमीटर लंबा है, दिल्ली को नोएडा से जोड़ता है। DND का मतलब होता है डू नॉट डिस्टर्ब। इस पर कोई सिग्नल नहीं होता, कहीं से भी आप घुस नहीं सकते, एक ही एंट्री पॉइंट होता है, एक एग्जिट पॉइंट होता है। बीच में कभी कभार एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाए जाते हैं। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, सारे फैक्ट को, जो भी छोटे बड़े हैं उन सभी को याद रखना है, ताकि एग्जामिनेशन में जब आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से कर सकें। ये PAI रैंकिंग आई है, जिसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। क्या कहा जाता है इसको? पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स कहा जाता है। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स कहा जाता है। कुछ बच्चों के मैसेज आए थे कि इसका नोट्स कैसे बनाएं। रिप्लाई तो मैं आपको करूंगा ही पर्सनली, लेकिन इसका नोट्स कैसे बनाएं? अगर आपके पास में समय है तो इसका नोट्स बनाइए लिख करके। इम्पॉर्टेंट जो भी कुछ आपको लग रहा है हर चीज़ को नोट कीजिए। हाँ, प्रभावों को नोट मत कीजिए। उसके अलावा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, सकारात्मक नकारात्मक पहलू क्या है, इसको नोट से मत लिखिए। अगर आप सोच सकते हैं तो मुख्य फैक्ट लिखिए। जैसे गंगा एक्सप्रेसवे हमने पढ़ा, तो कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक आ रही है, कितने बीच में ज़िले हैं, कब बनना शुरू हुआ था, किस जगह पर आधारशिला रखी गई थी, कहाँ पर इसका इनॉग्रेशन किया गया, किसके द्वारा इनॉग्रेशन किया गया है। ये मुख्य प्रीलिम के लिए फैक्ट हो गए। इसी प्रकार से आपको नोट्स बनाने चाहिए। जैसे BA इंडेक्स है तो किसके द्वारा जारी किया गया है, 9 सूचकांक हैं इसमें, तो 9 सूचकांक कौन कौन से हैं ये आपके नोट्स में ज़रूर शामिल होना चाहिए। इसके अलावा वर्तमान में रैंकिंग क्या है, कौन से राज्य ने अच्छा प्रदर्शन किया, कौन से राज्य ने खराब प्रदर्शन किया है, अचीवर राज्य क्या होते हैं, एस्पिरेशनल राज्य कौन से हैं, इस प्रकार की चीज़ों को आपको इसमें जोड़ना चाहिए। ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि नोट्स में क्या क्या शामिल करना चाहिए। हाँ, इसके पहलू सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव ये तो खुद से सोचा जाता है। और अगर आपके पास में समय कम है तो आप PDF ग्रुप में जुड़ सकते हैं 3 महीने के लिए। बहुत ही सामान्य से प्राइस से मिल जाता है, 199 के करीब में आपको मिल जाता है पर मंथ के हिसाब से अगर देखेंगे तो जुड़ सकते हैं और वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं और आप प्रिंट निकाल सकते हैं। आपका बना बनाया नोट्स हो जाएगा। तो जो दोनों में से जो सुविधा लगे आपको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जारीकर्ता कौन है? केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय इसके जारी करता है। पहला प्रीलिम फैक्ट। मूल्यांकन अवधि क्या है? वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए इसको जारी किया गया है। 2023-2024 के लिए जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में वेस्ट बंगाल को छोड़ करके पश्चिम बंगाल इसमें शामिल नहीं हुआ, के अलावा देश भर के 2,59,867 ग्राम पंचायतों का इवैल्यूएशन किया गया है, पश्चिम बंगाल को छोड़ करके। यह सूचकांक 9 सतत विकास लक्ष्यों कवर करता है। इनको हम नीचे समझेंगे। राज्यों का प्रदर्शन, कौन आगे कौन पीछे। इस रिपोर्ट के अनुसार त्रिपुरा, केरल, ओडिशा ग्राम पंचायतों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल हो गया, केरल बिल्कुल साउदर्न स्टेट हो गया और उड़ीसा अपना पूर्वी भारत का राज्य हो गया। यहाँ के पंचायतों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। वहीं पर उत्तर प्रदेश, अपना बिहार, राजस्थान, पंजाब जैसे बड़े राज्य सूचकांक में काफ़ी पीछे रह गए। अपने यहाँ पर पंचायतों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। सारे फैक्ट याद रहने चाहिए। मूल्यांकन की 5 श्रेणियां हैं। पंचायतों के 0 से 100 के स्कोर के आधार पर
5 अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है, 5 अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है, 5 अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। अचीवर 90 से 100 का स्कोर, इसमें भारत का कोई भी राज्य जगह नहीं बना पाया है, सारे इससे पीछे हैं। फ्रंट रनर, इसमें 3635 पंचायतें हैं 75 से 90 के स्कोर में। फिर है परफॉर्मर, फिर है एस्पिरेंट, फिर है बिगिनर, जिनके स्कोर 40 से भी कम होंगे, उनके भी संख्याएं काफ़ी अच्छी खासी है। लेकिन सबसे ज़्यादा संख्या है एस्पिरेशनल पंचायतों की हैं, जिनकी संख्या 1,23,719 है। आपसे स्टेटमेंट बना करके पूछ सकता है कि हमारे देश में फ्रंट रनर में सबसे अधिक पंचायतें शामिल हैं, परफॉर्मर में सबसे ज़्यादा शामिल हैं, एस्पिरेंट में शामिल हैं, या फिर बिगिनर में शामिल हैं। शीर्ष राज्य त्रिपुरा, राज्य की कुल 1,176 पंचायतों में 943 लगभग 80% फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल हैं। केरल के कुछ 10% हिस्सा इस फ्रंट रनर में है, फ्रंट रनर यानी कि 75 से 90 स्कोर में। और उड़ीसा करीब में 8% पंचायतें जो हैं, यानी कि उड़ीसा में अगर 100 पंचायत है तो उसमें 8 पंचायत फ्रंट रनर में शामिल है। बड़े राज्यों के खराब प्रदर्शन, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर 57,000 ग्राम पंचायतों में से केवल 51 ही फ्रंट रनर में है। राजस्थान के 8 हैं, बिहार के 2 पंचायतें हैं, पंजाब का मात्र 1 पंचायत फ्रंट रनर में शामिल है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है पंचायत। क्या नाम है इसका, नाम देखिए क्या है एक बार फिर से, क्योंकि आपके अभी पीटी में नहीं तो अगली बार मेन से पूछा जाएगा। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 यानी कि सेकंड है, तो पहला भी जारी किया गया होगा। क्या उसके बारे में हमें पढ़ना चाहिए? बिल्कुल पढ़ना चाहिए, मैं पढ़ाऊँगा भी। यह रिपोर्ट कार्ड पंचायती राज संस्थानों को मजबूत करेगा और पता ही है आपको, पंचायतों को सुदृढ़ करेगा, एम्पावर करेगा और उनके मूल्यांकन के लिए भी एक सिस्टम को तैयार करेगा। 9 श्रेणियां हैं इसमें बंधुओं, और 150 से ज़्यादा और भी इंडेक्स है शामिल, लेकिन 150 से ज़्यादा सूचकांकों को, इंडिकेटर्स हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 9 जो मुख्य हैं, इसके अंदर के सब इंडेक्स हैं जिसके हमें इग्नोर करना चाहिए, जिसको हमें नहीं पढ़ना चाहिए। तो 9 मुख्य कौन कौन से हैं? गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका वाली पंचायत, सबसे पहला यही है। सेकंड है स्वस्थ पंचायत, स्वास्थ्य को लेकर के पहला क्या है? पॉवर्टी। सेकंड है हेल्थ। तीसरा है बाल हितैषी, यानी कि बच्चों के लिए पंचायत कितना हितैषी है, तो चाइल्ड फ्रेंडली हो गया, जिसमें स्कूल के ड्रॉप आउट्स और कुपोषण इत्यादि चीज़ों को हम लोग देखते हैं। फिर है जल वाली पंचायत, यानी कि वाटर कंजर्वेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, पर्याप्त जल वाली पंचायत। फिर है स्वच्छ और हरित पंचायत, यानी कि सैनिटेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, सैनिटेशन की बात कर रहे हैं, क्लीननेस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट कौन सा है? आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा वाली पंचायत, पक्की सड़क, बिजली, पंचायत भवन, इंटरनेट, खेल का मैदान इत्यादि है कि नहीं। उसके बाद से सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण और सुरक्षित पंचायत है, जिसमें वृद्धा, विधवा, विकलांगता, जिसको दिव्यांगता कहते हैं, पीडीएस, एससी, एसटी, जातिगत रूप से सभी को मदद मिल रहा है कि नहीं। उसके बाद से आता है गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, सुशासन वाली पंचायतों की बात, जिसमें ई ग्राम स्वराज और इत्यादि चीज़ों की बात करते हैं। फिर 9 नंबर पर है महिला हितैषी पंचायत, आपका है कि नहीं, वहाँ पर लिंगानुपात कैसा है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के सोच कैसे हैं, किस प्रकार की रूढ़िवादी प्रथाएं वहाँ पर अभी भी जिंदा हैं, और किस प्रकार की प्रथाओं को पंचायत प्रमोट कर रहा है। इसको कहा गया है, यह 9 सूचकांक है जिसके आधार पर PAI 2.0 जारी किया गया है। ये हो गया आज जो न्यूज आया है वो, लेकिन PAI 2.0 की जगह पर PAI 1.0 के बारे में भी पूछा जा सकता है आपसे, कुछ भी पूछ सकती है BPSC भी, UPSC भी, तो इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़िए, आपको पता होना चाहिए। यह सूचकांक कब से जारी किया गया? तो इसकी शुरुआत 2023 ईस्वी में हुआ था, जब 2022-23 के आंकड़ों के लिए जारी किया गया था, और इस बार 2023-24 के आंकड़ों के लिए इसको जारी किया गया है। ये दोनों में पहला फर्क है जिसके बारे में आपको याद होना चाहिए। पहले संस्करण को इसलिए बनाया गया था कि बेस लाइन तैयार हो कि कहाँ से कंपैरिजन शुरू करें, उसके लिए पहला लाया गया था। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो राज्यों के बीच में और प्रांतों के बीच में, और सबसे बड़ी चीज़ पंचायतों के बीच में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो कि हम आगे बढ़ेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, इसको लेकर के लाया गया था। अब तो 2.0 के भी बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक है कि न्यू लद्दाख डिस्ट्रिक्ट हैव स्पार्क्ड बैकलैश, यानी कि लद्दाख में नए जिलों की घोषणा की गई है। ये लद्दाख के LG हैं विनय कुमार सक्सेना जी। तो वहाँ पर नए डिस्ट्रिक्ट की घोषणा जब से हुई है, तब से अलग अलग राजनीतिक पार्टियाँ आरोप लगा रही है
कि मुस्लिम और बुद्धिस्ट आबादी समान है लद्दाख में, लेकिन मुस्लिम केवल 2 ज़िले मिले हैं, अब बुद्धिस्टों को ज़्यादा ज़िले दिए गए हैं। तो जाति और धर्म ने तो भारत का बेड़ा गर्क आज तक किया ही है। चलिए इसी को ज़रा ध्यानपूर्वक देखेंगे। देखिए यही है, अलग अलग आपको दिख रहे 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर दिख रहे होंगे। लद्दाख में नए ज़िलों के गठन का विवाद। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश PCS 2022 आई थिंक सो या 2021 है, 2021 देश का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है रकबे के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से, यह प्रीलियम में डायरेक्ट पूछा गया। आई थिंक BPSC में भी एक सवाल इस प्रकार का पूछा गया है कि देश का सबसे बड़ा ज़िला रकबे के हिसाब से कौन सा है। तो आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए? बिल्कुल पता होना चाहिए। कौन से नए नए ज़िले बनने शुरू हुए हैं तो ये भी पता होना चाहिए। तो ज़रा देखिए क्या है, केंद्र सरकार ने लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए ज़िले बनाने का फैसला किया है। इस कदम से लद्दाख में कुल ज़िलों की संख्या बढ़कर के 2 से 7 हो जाएगी। अभी 2 हैं, अब उसको बांट दिया जाएगा और 5 और डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएंगे। लेह से अलग करके बनाए गए ज़िले हैं साम, नुब्रा। नुब्रा के बारे में पूछा जा चुका है UPSC में कि नुब्रा वैली का लोकेशन क्या है। तो लेह ज़िला जो है उससे बनाए गए नए ज़िले हैं साम, नुब्रा, चांगथांग। ये याद रखना है। लेह से निकलने वाले ज़िले कौन से हैं तो स न च, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। साम, नुब्रा, चांगथांग ये ज़िले लेह से अलग करके बनाए गए हैं। वहीं पर एक करगिल ज़िला है, जो पहले लेह और करगिल 2 ही हुआ करता था। कारगिल बोलते हैं हम लोग, वो लोग करगिल बोलते हैं। कारगिल से अलग करके बनाए गए ज़िले हैं जास्कर एंड द्रास। जास्कर एंड द्रास। आपको बता दूं कि पहाड़ में जो ज़िले होते हैं उनका साइज़ मैसिव होता है। मतलब मैं हिमाचल गया था पिछले वर्ष, तो एक दिन मैं पूरा ट्रैवल करता रहा और वो शिमला ज़िला ही था, ख़त्म ही नहीं हो रहा था। और उसके बाद जब हम दूसरे दिन ट्रैवल करके आए, पूरे 10 दिन ट्रैवल किया लेकिन 2 ही ज़िले में घूम पाए, किन्नौर और शिमला। इतने बड़े मैसिव साइज़ के ज़िले होते हैं, क्योंकि आबादी बहुत कम होती है तो इसलिए ज़िलों के साइज़ ना बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनका क्षेत्रफल बहुत ही बड़ा होता है, मैदान की तुलना में काफ़ी बड़े मैसिव साइज़ के ज़िले होते हैं। तो इससे पहले भी लद्दाख में 2 ही ज़िले थे। सोचिए उतना बड़ा लद्दाख, लेकिन डिस्ट्रिक्ट 2 ही बनाए गए थे, है ना, क्योंकि आबादी बहुत विरल होती है, बहुत ही विरल आबादी होती है। प्रशासन और सरकार का तर्क क्या है तो लद्दाख के उपराज्यपाल LG विनय कुमार सक्सेना ने इस फैसले को ऐतिहासिक मील का पत्थर कहा। उन्होंने कहा कि बहुत ज़रूरी है। प्रशासन के अनुसार इसका उद्देश्य शासन का विकेंद्रीकरण करना है और 300 किलोमीटर से अधिक की यात्रा दूरी को कम करना है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाने के लिए लोगों को 300 किलोमीटर चलना पड़े। जैसे साराहान है, बहुत ही सुंदर जगह है साराहान, है ना, तो हिमाचल का है, लेकिन वहाँ से शिमला जो है 130 किलोमीटर है और वो दोनों एक ही ज़िले में आते हैं। अब ज़रा सोचिए 130 किलोमीटर आप पटना ज़िले में चलते रहो, पटना ज़िला में ही हो, कितना लंबा ज़िला हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार के ज़िले होते हैं पहाड़ों में, मैसिव साइज होता है उनका, बहुत बड़े बड़े ज़िले होते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से। यह कदम दूर दराज के इलाकों में सेवा वितरण में सुधार करेगा, प्रशासनिक ढांचों के माध्यम से रोजगार पैदा करेगा। गृह मंत्रालय ने अगस्त 2024 में इसकी मंजूरी दी थी और अब इसको लागू किया जा रहा है। तो विवाद समझ में आ गया होगा, और विवाद वही है धार्मिक रूप से कि लद्दाख के 2011 के सेंसस के हिसाब से 46.4% मुस्लिम हैं और 39.65% यहाँ पर बुद्धिस्ट लोग रहते हैं। लेकिन अब ज़िले जो हैं, बौद्ध बहुल ज़िले केवल 5 होंगे, वहीं पर मुस्लिम बहुल ज़िले जो हैं वो 2 ही होंगे, इसका आरोप लगाया जा रहा है। तो ये आरोप है, ठीक है, हर जगह तो ये सब चीज़ें होंगी ही, आरोप प्रतिरोप पॉलिटिकल मूवमेंट तो हर जगह होते ही हैं। कारगिल ने सांकू सुरू और सकर चिकतान को ज़िले का दर्जा न दिए जाने पर भी सवाल उठाया है। इस कदम को मनमाना बताया गया है। तो इन दोनों का नाम भी याद रखिएगा, सांकू सुरू और सकर चिकतान, ये कारगिल के जगह हैं जिनको ज़िला की मांग की जा रही थी, ज़िला बना दो। जैसे बिहार में मधुबनी में एक इलाका है झंझारपुर, उसको बोलते हैं कि भाई इसको ज़िला बना दो, इतना बड़ा साइज़ है उसका भी।
तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसी में देखिए क्या है, भारत का सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला भारत का कच्छ है, जो गुजरात राज्य में स्थित है, और इसका रकबा देखिए 45,674 वर्ग किलोमीटर, बहुत बड़ा हो गया। कच्छ के बाद लद्दाख का लेह जिला भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है, जिसका क्षेत्रफल 45,110 वर्ग किलोमीटर है। ये याद रखिएगा, लेकिन अब तो लेह को बांटा जा रहा है, अब लेह से यह छिन जाएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा जिला माहे है। यह केंसासी प्रदेश पुडुचेरी के अंतर्गत आता है। इसका क्षेत्रफल 9 वर्ग किलोमीटर है मात्र। हालांकि प्रशासनिक रूप से पुडुचेरी का हिस्सा है, लेकिन भौगोलिक रूप से यह केरल के तट पर है। पंडिचेरी 3 जगहों पर है, 3 राज्यों में फैला हुआ है। एक राज्य है आपका आंध्र प्रदेश, यहाँ पर एक जगह है यनम। यनम बहुत सुंदर जगह है, मैं गया हुआ हूँ। यनम यहीं पर है। यह भी क्या है, पुडुचेरी के अंतर्गत आता है। नीचे यहाँ पर पंडिचेरी हो गया खुद ही, और एक केरल के तट पर आता है माहे। माहे का नाम आपने सुना होगा, ये भी बहुत सुंदर है, बीच टाउन। तो इस तरह के जो फैला हुआ है पंडिचेरी, यहाँ पुर्तगाली शासन हुआ, फ्रेंच शासन हुआ करता था। तो इसको ज़रूर याद रखें, बड़े और छोटे राज्यों को, जिलों को। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो नेक्स्ट टॉपिक है विक्रम 21 के बारे में। विक्रम 21 कहा जाता है। क्या है ये, तो आर्मर व्हीकल है। किस प्रकार का दिखता है, तो इस प्रकार का दिखता है। 2 प्रकार के होते हैं। इसमें आपको टायर लगा हुआ दिख रहा है। अब इस टायर की जगह पर लोहे की चेन वाली आपने देखी है कि जिसमें ऐसे चेन लगा रहता है और चेन में घूमते रहते लोहे के व्हील होते हैं, वो भी है। तो यह गाड़ी 2 प्रकार के वेरिएंट में बनाया गया है। 8 टायर हैं इसमें, और चेन वाले वेरिएंट में ही बनाया गया है। ये सड़कों पर तेज़ भागेंगे, वहीं पर चेन वाले जो होते हैं ये डिफ़िकल्ट टेरेन, जो भौगोलिक प्रदेश होता है, जैसे थार हो गया या पहाड़ के ढलान वाले इलाके हो गए, वहाँ पर टायर वाली गाड़ी सही से नहीं चलती है, तो वहाँ पर इस प्रकार की गाड़ियों का उपयोग किया जाता है। आपने जेसीबी देखा होगा 2 पहियों वाली, एक टायर वाला देखा होगा और एक चेन वाला देखा होगा, तो सेम उसी तरीके के बनाए जाते हैं। भारतीय सेना का इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है, जिसको डीआरडीओ ने विकसित किया है। देखिए क्या है इसका नाम, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने विक्रम VT-21 नामक एक नया इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल लॉन्च किया है। भारतीय सेना को 1980 के दशक के मौजूदा पुराने सोवियत युग के ICBP-2 बेड़े को यह कम्प्लीटली बदल देगा। उसको रिप्लेस करने के लिए देश में ही इस प्रकार का आर्मर्ड व्हीकल बनाया जा रहा है। आर्मर्ड व्हीकल होता है सैनिकों को सुरक्षित रूप से रणभूमि के इलाकों में पहुंचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसे एडवांस आर्मर्ड प्लेटफॉर्म भी कहा जाता है। यह एक 8 पहियों वाला अत्यधिक सुरक्षित हाई मोबाइल लड़ाकू, मतलब चलता फिरता लड़ाकू वाहन है। इसका मुख्य काम सैनिकों को सुरक्षित रूप से युद्ध के मैदान में ले जाना है, फायर सपोर्ट, गोलीबारी से मदद प्रदान करना है। इस प्रकार के व्हीकल का उपयोग किया जाता है। पहियादार भी होता है और ट्रैक्ड भी होता है, जो मैंने आपको पहले ही समझाया किस किस प्रकार के यह होते हैं। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। डीआरडीओ ने इसको किसके साथ मिलकर के बनाया है, तो डीआरडीओ निजी क्षेत्र के भागीदार जैसे भारत फोर्ज, टाटा एडवांस सिस्टम के साथ मिलकर के बनाया। वर्तमान में यह 65% स्वदेशी है, जिसे 90% तक ले जाने की योजना है। हथियार, इसमें कई सारे हथियार होंगे जिसको लगाया जाएगा, जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत ही जानना चाहिए, बाकी यह अपने काम का नहीं है। इसका बस नाम याद रखिएगा। किंग चार्ल्स तृतीय की अमेरिकी यात्रा हुई है, और वहाँ पर ट्रंप ने बोला कि यूरोप के लोग इसलिए इंग्लिश बोलते हैं क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने जर्मन्स को रोका था, नहीं तो आज यूरोप के लोग जर्मन भाषा में बोल रहे होते। तो प्रिंस चार्ल्स तृतीय जो हैं, इन्होंने कहा कि अमेरिका के लोग इसलिए इंग्लिश बोलते हैं क्योंकि हम अमेरिका में सुरक्षित रखने के लिए हम आए थे, हमारे यहाँ से अमेरिका का निर्माण हुआ है, नहीं तो आप सब फ्रेंच में बात कर रहे होते। तो इस प्रकार के तो अब लेवल हो गए हैं। खैर चलिए समझिए इस चीज़ को। बहुत ही तनावपूर्ण माहौल में गए हैं वहाँ पर, जब ग्रीनलैंड छीनने की बात हो रही है, नाटो छोड़ने की बात हो रही है, ऐसे समय वो वहाँ पर गए हैं। किंग चार्ल्स जो है, यह इतिहास है केवल दूसरी बार था जब किसी ब्रिटिश सम्राट ने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया। हल्के फुल्के भाषण के बीच किंग चार्ल्स ने ट्रंप की नीतियों का सूक्ष्मता से खंडन किया। उन्होंने ट्रांस अटलांटिक गठबंधन के महत्व, नाटो के महत्व के बारे में भी बताया है, और यह दूसरी बार था जब किसी ब्रिटिश राजा रानी ने वहाँ की यात्रा की। न्यूयॉर्क सिटी 9/11 स्मारक की भी यात्रा की। किंग चार्ल्स क्वीन कैमिला ने न्यूयॉर्क के पूर्व मेयर माइकल ब्लूमबर्ग के साथ में नेशनल 9/11 मेमोरियल, जो 9/11 अटैक का मेमोरियल बना हुआ है, उस पर भी उन्होंने श्रद्धांजलि दी। 2010 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बाद किसी ब्रिटिश सम्राट की न्यूयॉर्क की यह
पहली यात्रा है, तो ये भी याद रखिएगा। इतिहास में 16 मई 1991 को किसी ब्रिटिश सम्राट ने अमेरिकी कांग्रेस को पहली बार संबोधित किया था। 16 मई 1991 को यह ऐतिहासिक संबोधन दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा किया गया था। उसके बाद से किंग चार्ल्स तृतीय ने इनको संबोधित किया है। बीपीएससी इस प्रकार के सवाल पूछती है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को भी करवाया है। इसको याद रखिएगा, याद रखिएगा। आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। अपने कमेंट और बहुमूल्य लाइक्स को ज़रूर उपयोग करें। धन्यवाद।